हो गया था और अलमिला उन डाकुओं को मारने के लिए पहुंच गई थी। इस किस्से के आगाज में कुछ जख्मी डाकू वहां से भाग जाते हैं जबकि बाकी मारे जाते हैं। फिर अलमिला अपने साथियों को कहती है, अब अर्तुल से बात करने का वक्त आ गया है। यह कहकर वो अपने 2 आदमियों के साथ काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसी दौरान काई कबीले में एक रेस होने वाली थी। सब तैयार खड़े थे। फिर एक सिपाही हवा में तीर चलाता है और रेस का आगाज हो जाता है। इस तरह अर्तुल ये रेस जीत जाता है। गुंदुज अर्तुल के पास आकर कहता है, आप बहुत मजबूत हैं बाबा, आपने सबको हरा दिया है। अर्तुल कहता है, तुम भी बड़े होकर रेस करोगे मेरे बहादुर। फिर अर्तुल अपने बाकी साथियों से गले मिलने लगता है और कहता है, माशाल्लाह मेरे बहादुरों। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, सरदार, अली बाजार वाली अलमिला खातून 2 आदमियों के साथ यहाँ आई है, वो आपसे मिलना चाहती है। यह सुनकर अर्तुल और बाकी सब कुछ परेशान हो जाते हैं। अर्तुल कहता है, देखते हैं उनको। इसी दौरान एक तेज रफ्तार घोड़सवार जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रहा था। रास्ते में गवर्नर क्रीतोस के आदमी खड़े थे। लियोन के घोड़े का खुर खराब हो गया था। इतने में वो घुड़सवार वहां पहुंच जाता है। लियोन उसे रोक लेता है। वो आदमी घोड़े से नीचे उतरता है तो लियोन उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन वो आदमी आगे से कोई जवाब नहीं देता। लियोन कहता है, जवाब दो आदमी। लेकिन वो आदमी दोबारा कुछ भी नहीं बोलता। फिर लियोन अपने सिपाहियों को कहता है, मार दो इसको। इस तरह वो आदमी लियोन को काबू कर लेता है। उसकी आंख नोयान जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ अर्तुल अलमिला से मुलाकात कर रहा था। अलमिला कहती है, मेरे काफिले पर डाकुओं ने हमला किया है अर्तुल साहब, मेरे आदमी मारे गए हैं। ये सुनकर अर्तुल कहता है, वामसी, काफी वक्त से डाकुओं का हमसे सामना नहीं हुआ, फिर ये अचानक कहाँ से आ गए? वामसी कहता है, हमारे सिपाही हर वक्त गश्त पर होते हैं सरदार, तिजारती रास्ता तो साफ है। अलमिला का आदमी कहता है, लेकिन हकीकत में रास्ता साफ नहीं है। ये सुनकर अर्तुल गुस्से में खड़ा हो जाता है। फिर अलमिला कहती है, अर्तुल साहब, हम यहाँ आपकी दावत पर आए थे। हमें बताया गया था कि आपका इलाका महफूज है, लेकिन हमारे आदमी बाजार पहुंचने से पहले ही मारे गए। तकरीबन हमारा सारा माल चोरी हो गया है। क्या आप हमें डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ देंगे? ये सुनकर हलीमा गुस्से में कहती है, खातून, मुंह संभाल कर बात करो। तुम सरदार आला अर्तुल से बात कर रही हो। ये डाकुओं से निपट लेंगे इंशाल्लाह। फिर अर्तुल कहता है, हम डाकुओं से निपट लेंगे और लूटे हुए माल की कीमत आपको अदा कर देंगे। डाकू पहले भी ज्यादा देर हमारे इलाके में टिक नहीं सके और इस दफा भी वो बच नहीं सकेंगे। अभी आप बाजार जाओ और अपना काम करो। अलमिला कहती है, इंशाल्लाह अर्तुल साहब, लेकिन अगर आपने हमारी हिफाजत ना की तो फिर हमें खुद अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। आप मुझे इजाजत दीजिए। यह कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद अर्तुल अपने साथियों को कहता है, तैयार हो जाओ मेरे बहादुरों, हम पता लगाएंगे कि ये डाकू कौन है। दूसरी तरफ लियोन ब्लैजिक किले में पहुंच चुका था। क्रीतोस पूछता है, कौन है ये आदमी लियोन? लियोन कहता है, मैं नहीं जानता हुजूर। उसने कहा है कि वो एक मुसाफिर है, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं लगता। मुझे यकीन है उसके पास अर्तुल के बारे में कोई अहम मालूमात है। क्रीतोस पूछता है, यह आदमी क्या चाहता है? लियोन कहता है, अर्तुल का सर। यह सुनकर क्रीतोस कहता है, उसे अंदर भेजो। फिर वो आदमी अंदर दाखिल होता है जो दरअसल नोयान था। क्रीतोस उससे पूछता है, अर्तुल के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? नोयान कहता है, तुम अर्तुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अर्तुल और उसके साथी डाकुओं के हमले वाली जगह पर पहुंच गए थे और घोड़ों से उतरकर इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं। वहां पड़े डाकू मर चुके थे। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है,
सरदार, वहाँ कुछ खून के निशान हैं जो दरिया वाले रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो सब उस तरफ चल पड़ते हैं। काई कबीले में हलीमा सुल्तान अपने बेटे सावजी के पास बैठी थी। इतने में उसकी धड़कन तेज होने लगती है और कुछ देर बाद उसे काफी दर्द महसूस होने लगता है। फिर आयमा खातून मुस्कुराते हुए कहती हैं, लगता है बच्चा पैदा होने वाला है, तुम लेट जाओ बेटी। इसके बाद हलीमा सुल्तान को एक बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। दूसरी तरफ कुछ डाकू जख्मी हालत में एक जगह बैठे हुए थे और अपने जख्मों को देख रहे थे। इतने में अरतुल अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर वो सब खड़े होकर उन डाकुओं के सामने पहुंच जाते हैं। एक डाकू पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अरतुल कहता है, मेरे इलाके में तिजारती काफिले पर हमला करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? ये सुनकर डाकुओं का कमांडर कहता है, ये अरतुल है, हमला करो। कुछ ही देर में वो सब डाकू गिर जाते हैं। फिर एक जख्मी डाकू से अरतुल पूछता है, कौन हो तुम और मेरे इलाके में हमला करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? डाकू कहता है, हमें एक आदमी ने खबर दी थी कि एक काफिला जा रहा है जिसमें बहुत ज्यादा माल है। अरतुल पूछता है, कौन है वो आदमी? डाकू कहता है, ये मुझे नहीं पता। इतने में वो डाकू मर जाता है। फिर अरतुल कहता है, ये कोई आम हमला नहीं था। गुंदल्फ कहता है, वो आदमी जो कोई भी है वो खास तौर पर इस काफिले पर हमला करवाना चाहता था। अरतुल हैरान होकर कहता है, कौन हो सकता है वो आदमी? ब्लेजी किले में क्रीतोस मारिया के कमरे में पहुंचता है। मारिया उसे खींच कर अंदर ले आती है और एक लिबास दिखाकर कहती है, ये देखो मैं कॉन्स्टेंटिनोपल से तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लेकिन क्रीतोस काफी गुस्से में था और कहता है, क्या कैद खाने से निकलने के लिए तुम अमीर सादतीन के साथ भी सोई थी? मारिया सख्त गुस्से में कहती है, क्रीतोस ये तुम क्या कह रहे हो? क्रीतोस कहता है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया मारिया, तुमने अरतुल के खिलाफ मेरी नफरत को इस्तेमाल किया। तुमने मेरी औरत बनकर मेरे सबसे खुफिया राज अमीर सादतीन को बता दिए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मारिया? मारिया कहती है, मेरा तुमसे प्यार और वफादारी सच्ची है क्रीतोस, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। क्रीतोस कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मरोगी। इस तरह क्रीतोस मारिया को मार देता है। फिर क्रीतोस अपने आप से कहता है, तो वो मुसाफिर सही कह रहा था, अब बारिश की बारी है, यानी अहमद की बारी है। दूसरी तरफ अहमद और अरतुल के साथी ये गार में पहुंच चुके थे। फिर वो सब बैठ जाते हैं। अहमद कहता है, एक अच्छी खबर है सरदार, सुल्तान गियासुद्दीन ने सल्जूक रियासत को जो पायदारी दी है, इसके बाद निकाया ने फौज भेजने से इनकार कर दिया है। अरतुल कहता है, लेकिन क्रीतोस आराम से नहीं बैठेगा, हमें सोगट जाने से रोकने के लिए वो हर चीज करेगा। अहमद कहता है, आप सही कह रहे हैं सरदार, वो ज्यादा देर इंतजार नहीं करेगा, उसने मुझे आदमी तैयार करने को कहा है। अरतुल कहता है, क्रीतोस के सिपाही हमारे लिए आसान शिकार होंगे, लेकिन इससे काफी खून बह सकता है। हम क्रीतोस की औरत मारिया को इस्तेमाल करके उसके लिए जाल बिछाएंगे। अगर हमने गवर्नर को मार दिया तो ये बदले की आग बुझ जाएगी। अहमद कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार, लेकिन एक और अहम बात, मैंने निकाया से सुना है कि मंगोल ओगेदाई अनातोलिया में घुसने के लिए तैयार है और उसकी फौज की कमांड उसका एक बाएतमाद आदमी कर रहा है। अरतुल पूछता है, वो कमांडर कौन है अहमद? अहमद कहता है, मैंने सुना है उसका नाम नोयान है। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान मंगोल एक जगह इकट्ठे हुए थे। उनमें वो औरत और उसके साथी भी शामिल थे जो हल्ली बाजार में गए थे। अलमिला खातून दरअसल नोयान की बहन थी और इसका असल नाम आलन गोया था। इस तरह नयान अपनी बनाई हुई एक कब्र से बाहर निकल आता है और फिर कहता है, अरतुल, मैं अपनी राख से दोबारा पैदा हो गया हूँ ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को कत्ल कर सकूं। फिर वो अपनी बहन की तरफ बढ़ता है और कहता है, आलन गोया। आलन गोया नीचे झुककर उसकी तलवार चूमती है। फिर नयान कहता है, मैंने इस काम के लिए तुम्हें तरबियत दी थी, आओ मेरी बहादुर बहन। फिर वो दोनों गले लगकर मिलते हैं। नयान कहता है, बताओ मुझे तुमने क्या किया है? आलन गोया कहती है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है भाई। नयान पूछता है,
क्या तुमने अर्तुल को देखा? आलन गोया कहती है, हाँ भाई देखा। मैंने अर्तुल की ईमानदारी को इस्तेमाल करके उसके बाजार में जगह हासिल कर ली है। अब वो मुझ पर एतमाद करता है। मैंने उसके खेमे में जाकर उसकी बीवी और माँ को भी देख लिया है। नयान कहता है, मेरी वहशी अकाब, बहुत अच्छे। तुमने एक दफा फिर साबित कर दिया है कि तुम इस सल्तनत का फख्र हो। दूसरी तरफ गार में नयान का नाम सुनकर सब हैरान थे। तुर्गत कहता है, ये आप क्या कह रहे हो अहमद भाई? ये नयान कहाँ से आ गया? वामसी कहता है, वो शैतान तो मर गया था सरदार, हमने खुद उसे देखा था। फिर अर्तुल के जहन में वो ख्याल आता है जब आखिरी दफा नयान के खिलाफ उनकी लड़ाई हुई थी और सुंगर तेगिन गिरकर जख्मी हो गया था। इसके बाद अर्तुल कहता है, जब मेरा भाई सुंगर जख्मी हो गया था तो हम फौरन उन्हें लेकर कबीले की तरफ चले गए थे। हमने नुयान को उधर ही छोड़ दिया था, लेकिन वो जिंदा था। तुर्गत कहता है, तो फिर उस कुत्ते का मकसद अनातोलिया नहीं है, बल्कि वो पहले आपके पीछे आएगा सरदार।